अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आई को ग्रुप के एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ लेट मी शेयर ऑफ माय स्क्रीन फर्स्ट। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आई कोड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आई कोड ग्रुप का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है। इनमें और आई कोड ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईकोड पे हम अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। बात करते हैं हमारा मिशन क्या है। आईकोड ग्रो का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराना जो कि मार्केट में इन डिमांड है, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं। आईकोड ग्रुप पे दिन में 18 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक वीकली वेबिनार होता है जिसमें हम सारे मौजूद हैं। एक वीकली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के कोर्सेज रन करवाए जाते हैं नॉन सीरियस नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और अभी आईकोड ग्रुप पे मल्टीपल आर्ट्स के सेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट टाइमिंग्स पे, आर्ट्स और जीआरई के। और डीएसए और लीड कोड के भी मल्टीपल जो हमारे सेशंस है वो रन किए जा रहे हैं ताकि हम अपीयर हो सकें, बिग टेक कंपनीज के इंटरव्यू को क्रैक कर सकें और अपनी कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आईकोड गुरु हेल्प करता है स्टूडेंट्स की एडवांस कोर्सेज को लर्न करने में, जिनमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस जैसे कोर्सेज जो है शामिल हैं। सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है आईकोड गुरु के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। इनकेस अगर कोई हमारा लाइव क्लास सेशन मिस हो जाता है तो हम जो है फेसबुक पेज से रिकॉर्डिंग जो है वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। 600 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स आईकोड ने विन किए हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। इसके अलावा आईकोड गुरु हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। आईकोड गुरु हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को ग्रैब करने के लिए। और जिन स्किल्स पे हम लोग काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, उससे स्टूडेंट का जो रिज्यूमे है, सीवी है, वो ब्राइट और शाइन होता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े पॉपुलर से इवेंट की, CS50 पजल डे, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और आईकोड गुरु की 38 टीम्स ने 9 बाय 9 पजल्स को इजीली क्रैक किया, और पाकिस्तान से 60 टीम्स ने विन किया है 9 बाय 9 पजल्स को इजीली सॉल्व करके, जिसमें पाकिस्तान की सेकंड रैंक आती है। एंड डेफिनेटली वी लेफ्ट इंडिया बिहाइंड। एक और दूसरा प्रेडिजियस इवेंट कोडिंग प्लेस जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है। आईक्यू गुरु के प्लेटफॉर्म से 70 मेंटर्स जो है सिलेक्ट हुए हैं एज अ सेक्शन लीडर मेंटर्स इस इवेंट में। 2023 में 11 स्टूडेंट्स जो हैं, 11 मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 10 आईकोड के थे। तो इट्स अ बिग जंप टुवर्ड्स सक्सेस के इस बार आईकोड ग्रुप के 70 मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं कोडिंग प्लेस में। 301 स्टूडेंट फ्रॉम आईकोड ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम 2023, और नाउ वी आर वेटिंग फॉर 2024 के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें और ये जो न्यूज़ है वो हाईलाइट हो और पाकिस्तान जो है स्टैंड आउट हो सके इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में। 3 इंटर्न्स जो हैं इतिहाद एविएशन ग्रुप में गए थे अबू धाबी में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। तो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप 2024 की बात करते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यूएफ फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उबेरिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज़ में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर की है। और उनकी कुछ प्रोफाइल इस तरह से थी कि CGPA की रेंज है 3.1 to 3.8, आर्ट्स की रेंज 6.5 और 7.5 तक। कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई जीआरई नहीं था। स्टडी गैप जो है वो 1 से 15 साल तक का दरमियान था। एंड दे ऑब्टेन्ड फुली मतलब 100% फी वेवियर। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो था वो 1100 to 3000 डॉलर पर मंथ है, और बैंक स्टेटमेंट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आईकोड पे रजिस्टर करने के लिए लिंक अवेलेबल है, और आईकोड के फेसबुक पेज को भी आप रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक। आज के वेबिनार के टाइटल की बात करते हैं।
So the title is Unlocking the Power of Artificial Intelligence Through Real World Applications। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर उमैर महमूद इमाम है। और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि सर ने अपनी जो एजुकेशन है सर की एजुकेशन पे बात करते हैं कि सर ने अपना जो बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और सर का जो मास्टर्स है वो के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन से, जो कि सर ने किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। और अब बात करते हैं सर के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कि ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम 2005 एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट नेटसॉल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन। फिर सर ने काम किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। In 2007, as a software analyst, he joined CNET Maritime Communications. After that, he worked Logit Systems as a system and software designer. He has also 5-year experience at TeliaSonera Norge as a senior software engineer and lead solution architect at Norge Bank Investment Management. In 2016, Sir ने as a architect स्केटी टाइटन में काम किया। और करंटली सर जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी नॉर्वे में। साथ में सर हेड ऑफ डेटा साइंस डेटा वेयर हाउस एंड एआई हैं एट रूटर एस में। बेनेरिक एआई के फाउंडर हैं और डायरेक्टर ऑफ डेटा एंड इंसाइट्स एंड एआई के डायरेक्टर हैं एट टेट डिजिटल एस में। और सर सीटीओ एंड को फाउंडर रह चुके हैं टीपीयू के। तो सबसे पहले मैं सर का वेलकम करना चाहूंगी आज के वेबिनार में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपना और वेबिनार आपने हम लोगों को देने के लिए सोचा। और हमारी स्टॉक का एक इट्स एब्सोल्युटली हैज बीन अ प्लेजर टू हैव यू हियर। सो सर हम आज का अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं? श्योर, तो मैं शुरू करूं? श्योर सर। चलें सही। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आई कॉल गुरु का मैं आप लोगों के स्लैक चैनल में पहले से एडेड हूँ, तो मैं अपने वहाँ पे एआई के जो मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं उसके लेक्चर्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे फीडबैक मिला है। सो इट्स सो एक्साइटिंग कि आपने मुझे बुलाया टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। लेट्स सी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी सर। ओके परफेक्ट। सो या तो मेरा नाम, थैंक यू, आपने सारा इंट्रोडक्शन तो कर ही दिया, तो आई गेस मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। सो मैं ये बता सकता हूँ कि जो आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो 3 मेरी जॉब से रिलेटेड है। तो एक तो जॉब ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, ऑस्लो मेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। और सेकंड जॉब ये है कि मैंने अपना एक स्टार्टअप है, उसका नाम है बाइनरिक एआई एंड बाइनरिक डेटा। तो वहाँ पे जो हम लोग एआई और डेटा में काम करते हैं, मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊंगा। और फिर तीसरा जो एक रियल वर्ल्ड कंपनी में काम करते हैं, उसका मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि ओह एक सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग विद माय एंड। ऑलराइट, उसके बारे में आपको बताऊंगा। रिगार्डिंग पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के बारे में सवाल जवाब पॉइंट था कि मेरी जो इनिशियल तालीम थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PUCIT से। हमारा पहला बैच था वो। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पैसेज आए थे, हम लोग ओल्ड कैंपस में पढ़ते थे। और उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस था, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही रहा, आधा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बाकी आधा AI और डेटा रिलेटेड। रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने इस तरह डिवाइड की है कि पहले मैं आपको स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा कि हम लोग स्टार्टअप में AI किस तरह यूज़ करते हैं, और फिर मैं आपको दूसरी रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरफ लेके जाऊंगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ यूज़ द चैट में अपने सवाल करें आप। और मैं आपको साथ साथ मैं चैट खोल लेता हूँ सामने, और आप लोगों के जवाब सवाल जो होंगे मैं उसको वहीं पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो जो स्टार्टअप है उसका नाम है
बाइनरिक, और हम लोग काम करते हैं एआई मॉडल्स के साथ। पर हम लोग व्हाट वी डू इज वी क्रिएट आवर एआई, हम अपने अपने एआई मॉडल्स खुद डेवलप करते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं। कंपनी जो है वो स्ट्रक्चरली दो एरियाज पे डिवाइडेड है, एक का नाम बाइनरिक एआई है और दूसरे का नाम बाइनरिक डेटा है। तो इसमें important to know कि बाइनरिक डेटा क्या करती है। एंड द रीजन इज इम्पोर्टेंट इज क्योंकि एआई का ऑलमोस्ट 70-80% एआई की डेवलपमेंट जो होती है वो डेटा पे डिपेंड करती है। यू नीड टू बी आपको आपको एक अच्छा डेटा इंजीनियर होना चाहिए बिफोर यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज एन एआई डेवलपर। तो आपकी डेटा बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, और एआई डेवलपर जो काम करते भी हैं एआई के साथ, वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा इंजीनियरिंग और इस तरह की चीज़ें। तो हमारा बाइनरी डेटा का फोकस भी ये था कि हम लोग चाहते थे कि ऐसी कंपनी हो जो डेटा के साथ काम करे, डेटा सेट्स बनाए, डेटा कलेक्ट करे, और हम लोग वो डेटा सेट्स बना के क्यूरेट करके हम लोग एआई कंपनीज को हेल्प करते थे उनके एल्गोरिथम्स के लिए। तो हमारी एक टीम है जो डेटा कलेक्ट करती है डिफरेंट सोर्सेज से, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम लोग डेटा लेबलिंग और एनोटेशन करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एआई, जहाँ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा डेटा लेबलिंग की जरूरत होती है। और फिर हम लोग मॉडल्स इवेलुएट भी करते हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा एलएलएम्स पे काम हो रहा है। तो देयर इज़ अ ह्यूज नीड कि जो कंपनी एक एलएलएम बनाती है वो चाहते हैं कि हमारे एलएलएम टेस्ट भी हो जाए, तो फिर उसको लाइक अस ह्यूमंस उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। सो हमारे दो प्लेटफॉर्म है। हमारा अपना एक आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने लॉन्च किया है नॉर्वे के अंदर। हमारे तकरीबन 1000 एक्टिव यूजर्स हैं। अभी तक हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इवन पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया, जस्ट बिकॉज अभी हमारा फोकस नॉर्वे और नॉर्वेजियन जो मार्केट है वही है। और हमारे अपने इन हाउस डेटा लेबलर्स भी हैं, मतलब इट्स नॉट समथिंग जो हमने खुद हायर की है, पर हमने अपने हमारी कोलैबोरेशन दूसरे पार्टनर्स के साथ। अगर आप डेटा सेट की बात करें तो हमने अब तक 78 मिलियन इमेजेस लेबल किए हैं, नॉट अलोन, थ्रू आवर पार्टनर। एक पाकिस्तान में बड़ी अच्छी कंपनी है मांस मांस एआई, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो उनके साथ मिलकर हमने 78 मिलियन इमेजेस लेबल किए हैं। अगर आप एग्जांपल्स देखें किस तरह के हम लोग काम करते हैं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ जो डेटा सेट हेल्थ में इस्तेमाल होता है। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये एक आंख की पिक्चर है। अब ये एप्लीकेशन ये थी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक स्पेसिफिक डिजीज होता है, उसका नाम होता है ड्राई आई डिजीज। और जब आपको ये इशू आ रहा हो तो डॉक्टर आपकी आंख को देख के चेक करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो वो इसकी एक एआई बनाना चाह रहे थे, नॉर्वे में एक रिसर्च लेबोरेटरी है। और वो उसको इस तरह बना रहे थे कि उनके पास ढेर सारे इमेजेस थे आई के, और वो उसको एआई को फीड कर रहे थे, और फिर एआई ने प्रेडिक्ट करना था कि इस बंदे को ये डिजीज है कि नहीं। um, हमारा काम इसमें ये था कि उन लोगों ने सारे इमेजेस हमें दिए और हमने उनको लेबल किए। ये सारे जो 3 कलर्स आप देख रहे हैं इसमें हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ जो वर्क हम लोग कर रहे हैं। दूसरा हम लोग काम ये करते हैं कि हमारी एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें उनकी कार है और उस पर डिफरेंट सेंसर्स अटैच होते हैं। वो जब गाड़ी शहर में ड्राइव कर रही होती है तो वो उन सेंसर से काफ़ी डेटा इकट्ठा करती है। डेटा इज़ लाइक कि रोड कितनी सीधी है, रोड में कोई क्रैक्स तो नहीं आए हुए। और फिर हम लोग वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को वापस सेल करते हैं। देन उनको ज़रूरत होती है इस इंफॉर्मेशन की। तो ये कॉन्सेप्ट है डेटा कलेक्शन का और डेटा लेबलिंग का। आई थिंक वी कैन स्किप दैट पार्ट, या रेलेवेंट नहीं है अभी। हाँ होगा जो करिए, मुंह में पानी नहीं पड़ेगा।
आई एम सॉरी, आई थिंक मेरे इंटरनेट में थोड़ी इशू आया था तो डिस्कनेक्शन हो गई. सो लेट्स कंटिन्यू. वेयर वर वी? Yeah. Can you still hear me fine or? Yes, sir. All right, thank you. So binary data की तो हमने बात कर ली. So let's talk about binary AI. So binary AI क्या काम करती है? Binary AI is हम लोगों ने दिसंबर 2023 में हमारा फोकस ये था कि हम लोग अपने LLMs और अपने AI मॉडल्स को बनाना चाह रहे थे. तो चूंकि हम लोग नॉर्वे में बेस्ड हैं तो हमने एक नीड देखी कि नॉर्वे के अंदर कोई नॉर्वेजियन LLM नहीं था. देर आर काफ़ी ज़्यादा LLMs एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह ओपन AI ने GPT-3 GPT-4 बनाए हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस्ड हैं. इस तरह और कंपनीज ने ढेर सारे LLMs बनाए हुए हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. पर नॉर्वेजियन और छोटे मोटे जो मुल्क थे उनकी लैंग्वेज के मिल नहीं रहे थे. पाकिस्तान का फॉर एग्जाम्पल देख लो, इस वक्त उर्दू LLM कोई नहीं है और अरबिक LLM एक कंपनी ने बनाया हुआ है. तो फोकस बहुत ज़्यादा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उनके ऊपर है. तो उस नीड को देखते हुए हम लोग ने दिसंबर 2023 में अपना एक LLM लॉन्च किया जिसका नाम हमने नॉश GPT रखा. उसके बाद फिर हम लोग मुसलसल इसमें डेवलपमेंट हमारी होती रही और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और वर्जन उसका लॉन्च किया जो कि 7 बिलियन पैरामीटर था बेस्ड ऑन लामा 2. फिर हम लोगों ने 13 बिलियन वाला लॉन्च किया. फिर हमने एक डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑल टुगेदर पे लॉन्च किया. फिर हम लोगों ने एक 8 बिलियन वाला फिर से लॉन्च किया जब लामा 3 आया. फिर एक न्यू वेरिएशन 70 बिलियन वाला लॉन्च किया जो हमारा सबसे बड़ा जो मॉडल है. और अब जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं वो बाइनेरिक हेल्थ LLM है. और डेस्क रिलेटेड टू जितने भी हेल्थ AI में काम हो रहा है उसके लिए हम लोग हमारा फोकस तो ये है कि स्कैंडिनेविया में जितना भी काम हो रहा है हम हेल्थ रिलेटेड उनके लिए LLM बनाएं. देन देयर वाज अ थर्ड कंपनी कोपेनहेगन में बेस्ड एक कंपनी है, स्कैंडिकेवेल नाम है उनका. उन लोगों ने उनका बेसिकली काम ये है कि वो सारे लार्ज AI मॉडल्स को इकट्ठा करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं. तो हमारा जो मॉडल था वो सबसे टॉप, मतलब टॉप पे तो नहीं लेकिन नंबर 2 पे आया कि इट वाज नॉट ओनली गुड इन नॉर्वेजियन लैंग्वेज बट डेनिश और स्वीडिश लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा था. और इतना अच्छा था कि हम लोग बाकी डेनिश और स्वीडिश मॉडल्स को भी बीट कर रहे थे. तो अभी तक हम लोग काफ़ी हाई रैंकिंग्स में हमारा मॉडल आता है. एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग इस मॉडल को किस तरह यूज़ कर रहे हैं. हमारा एक क्लाइंट है जिसका नाम है मुंक म्यूजियम. एक आर्टिस्ट नॉर्वे में होता था जिसका नाम था मुंक और उसने ढेर सारे पेंटिंग्स बनाई हुई थी. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने ये पेंटिंग देखी है जिसमें एक बंदा स्क्रीम कर रहा है. एक काफ़ी फेमस पेंटिंग है. तो उन लोगों ने उसकी जितनी भी पेंटिंग्स थी सारी इकट्ठी की और उसका नाम मुंक मुंक म्यूजियम बना दिया और एक पूरा म्यूजियम बना हुआ है. इस म्यूजियम के पास उसकी कोई 42,000 पेंटिंग्स हैं और उनके पास एक ज़रूरत थी कि वो चाह रहे थे कि हम लोग AI को यूज़ करते हुए अंडरस्टैंड करें कि पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो पिक्चर्स हैं. देखने में तो आप लोगों को आइडिया होता है कि एक पिक्चर में एक बंदा स्क्रीम कर रहा है, दूसरे पिक्चर में एक बंदी जो है वो आराम से खड़ी है. लेकिन जो आर्ट क्रिटिक्स होते हैं उनको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. दे नीड टू नो कि ब्रश स्ट्रोक्स कौन से यूज हुए हुए हैं, इसमें कौन से इमोशंस हैं, क्या ये स्क्रीम हो रही है वो हैप्पीनेस के साथ है या सैडनेस के साथ है, जो बंदी खड़ी हुई है शी हैप्पी इज शी सैड एंड सो ऑन. इस तरह की हज़ार इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है. तो उन लोगों ने बेसिकली हमारे साथ ये प्रोजेक्ट किया कि दे वांटेड टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन. और हमारा प्लान ये था कि जितने भी उनकी पेंटिंग्स हैं इस आर्टिस्ट की उन सब पेंटिंग्स को उठाएं, हम लोग एक AI जो मॉडल है उसको दें. वो AI मॉडल जो होगा वो पहले एनालाइज करेगा पेंटिंग्स को और बाद में टेक्स्ट डेटा उसका निकालेगा. जब टेक्स्ट डेटा उसका आ जाएगा हम उसको अपना जो मॉडल हमने बनाया हुआ है नॉश GPT उस पर फाइन ट्यून करेंगे और उसके बाद एक रैग बेस्ड सिमेंटिक सर्च एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एक सर्च इंजन बना देंगे so they can actually search for through all of their images and get all the information back. So far the project has been running fine.
हम द वे द प्रोजेक्ट वर्क्स इज हम उसको एक इमेज लेते हैं और उस इमेज से अगेंस्ट वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये सारा जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये एआई ने जनरेट किया हुआ है। वो इमेज को देखता है, वो पता है कि इमेज में क्या हो रहा है, वो उस इमेज का नाम बताएगा, आर्टिस्ट का नाम बताएगा, लोकेशन बताएगा। वो ये तक बता रहा है एआई के इस इमेज में डिस्क्रिप्शन क्या है, कि लोग बैठे हुए हैं, बीच है, लोग क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये इन्फॉर्मेशन बताएगा कौन से कलर्स इस इमेज में इस्तेमाल हुए हैं, कौन से ब्रश स्ट्रोक्स हुए हैं। साथ में इसको टैग भी कर देगा डिफरेंट वर्ड्स के साथ, और साथ में ये सिमिलर पेंटिंग्स भी उठा पाएगा। दिस वाज अ ह्यूज थिंग फॉर जो हमारा म्यूजियम है, बिकॉज म्यूजियम्स के पास ज़्यादातर इंफॉर्मेशन डिजिटल नहीं होती। तो यूजिंग एआई वी वर ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ नॉन डिजिटल इंफॉर्मेशन टू डिजिटल इंफॉर्मेशन, राइट। बिफोर आई जंप, मतलब अब मेरा जो स्टार्टअप वाला था वो मैंने साथ बता दिया आपको। मैं अब रूटे पे जंप करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट आस्क क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल आया है कि हमने Llama 3 API, did we take Llama 3 API and then fine tune in a Norwegian language? Exactly, that's exactly what we did. Llama 3 API नहीं हमने ली, Llama 3 का जो AI जो बेस मॉडल था हमने वो उठाया और उसके ऊपर उसको हमने फाइन ट्यून किया नॉर्वेजियन लैंग्वेज पे। या सेकंड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो रिगार्डिंग पब्लिकली एक्सेसिबल डेटा सेट्स फॉर हेल्थ। द थिंग इज के पाकिस्तान के डेटा सेट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन डेटा सेट्स, और डेटा सेट्स एक्सेसिबल भी इतने नहीं होते। पाकिस्तान में शायद डेटा सेट्स ओपनली अवेलेबल हों या चाइना से अवेलेबल हों या कुछ और मुल्क अपने ओपनली एक्सेसिबल करते हों, यूरोप के इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं होते। लेकिन रिसर्च बेस्ड डेटा सेट्स थोड़े अवेलेबल होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट आई कैन ट्राई टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू यू। ये दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड। ओके, कंपनी 2। द सेकंड कंपनी जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अब मैं चूँकि अब लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो लाहौर में एक दो ट्रांसपोर्ट कंपनीज का मुझे आइडिया है। न्यू खान मेट्रो बस सर्विस फॉर एग्जांपल एक तरह की ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो मेरे जेहन में आ रही है। आई एम श्योर और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी हैं। और पाकिस्तान में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उन्हें कंट्रोल करती हो। यूरोप में इट्स दी ऑपोजिट, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो सारा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट की एक ऑफर होती है, वो सारा कंट्रोल करती है। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो पूरे नॉर्वे में तो नहीं, लेकिन जिनका बड़ा शहर है ऑस्लो और जो वीकेंड वाला, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें बस आती है, उसमें ट्रेन आती है, बोट आती है, उसमें जो रोड के ऊपर ट्रेन चल रही होती है वो भी आती है, और इस तरह की सारी सर्विसेज होती हैं, वो सारी एक कंपनी के पास होती हैं। इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्वे का जो मैप है वो है, और ऑस्लो वो जो एक रेड कलर का बना हुआ है रेक्टेंगल वो है। और पॉपुलेशन बड़ी छोटी सी है, पूरे नॉर्वे की 5 मिलियन पॉपुलेशन है, और ऑस्लो और जो आकर्षुस है उसकी 1.4, जहाँ पे हम लोग इनको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी में मैं तकरीबन 4 साल से काम किया है, और इस कंपनी में हम लोगों ने कुछ 20 एक AI के प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो मैं आपको थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो। जो पहला प्रोजेक्ट है वो है फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट क्या होती है? जब आप फ्लीट आपकी होती है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो आपकी फ्लीट बेसिकली आपकी जितनी भी ट्रेनें, बसेस वगैरह वो आपकी फ्लीट है। हमारा एक इशू आ रहा था कि हमारी एक सर्विस थी, हमारी तो काफ़ी ज़्यादा जो बसेज हैं वो काम करती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक हमारी ट्रांसपोर्ट थी जो हम लोगों ने चलाई हुई थी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। और छोटे बच्चों के लिए इस तरह होती थी कि छोटे बच्चे उस सर्विस को यूज़ करते थे। कि बच्चों ने स्कूल जाना है तो बस आके उनको पिक करती थी और स्कूल लेके जाती थी,
और बूढ़े लोगों के लिए इसलिए कि बूढ़े लोग चूंकि यहाँ पर अकेले रहते हैं, वो अपने ट्रांसपोर्ट का खुद बंदोबस्त करते हैं। तो बस आके उनको उठाती है, उनको कभी कॉफ़ी हाउस ले जाएगी एंड सो फोर्थ। अब ये जिस तरह हम पाकिस्तान में भी उबर है कि आप उबर निकालते हैं, आप उबर ऑर्डर करते हैं, आपके पास गाड़ी आती है, आपको पिक करके लेके जाती है, इस बस का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। तो हमारी भी एक ऐप है। आप जब ऐप से ऑर्डर करते हैं तो गाड़ी की बजाय एक बस आती है, वो आपको पिक करती है, और रास्ते में कोई 3-4 लोगों ने और भी ऑर्डर किया, उन सबको इकट्ठा करके उन सबको ड्रॉप करती हुई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कि आप पोल्यूशन नहीं कर रहे, लोगों को इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है इन्वायरमेंट पे। तो ये बेसिकली सर्विस है। ये जो सर्विस है ना, इसका मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ कि जब डिमांड, ये किसी भी दिन की डिमांड है सर्विस की। तो एट एनी गिवन डे यहाँ पे इस तरह की पीक डिमांड होती है। जो लाइट कलर्स हैं, ये मैप है बेसिकली ऑस्लो का। और जो कलर एरियाज वो बता रहा है कहाँ कहाँ ये सर्विस इन यूज़ है। लाइट एरियाज हैं वो आपको दिखाते हैं कि कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जो डार्क कलर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो हमारा एक इशू ये था कि सर्विस में कि जब पीक आवर होता था तो ड्राइवर्स काफ़ी बिजी होते थे। वो एक जगह से जा रहे हैं, पैसेंजर्स को पिक कर रहे हैं, उनको जगह छोड़ रहे हैं। लेकिन जब ऑफ पीक आवर होता था तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर ड्राइवर के पास कोई ऑर्डर नहीं है तो ड्राइवर को जस्ट उसकी मर्जी थी, वो कहीं भी जा सकता था। वो ईस्ट साइड से उठ के वेस्ट साइड पे जा रहा है, अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, कॉफ़ी वगैरह पी रहा है। उसके दो नुकसान होते थे। एक नुकसान ये था कि एक तो कंपनी का टाइम तो ज़ाया हो ही रहा है, लेकिन आप अगर बस ड्राइव कर रहे हो तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है ये। और आप फ्यूल ज़ाया कर रहे हो, आप कंपनी का टाइम ज़ाया कर रहे हो, और दूसरा ये कि जब यूज़र ने एक ऑर्डर किया हुआ है, यूज़र को इंतज़ार करना पड़ रहा है और आप वहाँ पे पहुँचे नहीं हो। तो हमने क्या सोचा कि हमने ये प्लान किया कि लेट्स स्टार्ट यूजिंग एआई। एआई से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अगला ऑर्डर कहाँ से आएगा। अब ये चूंकि आपके सामने डेटा अवेलेबल है जिसमें सारा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हमारे पास हर दिन में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। तो एआई को यूज़ करते हुए हमने प्रिडिक्ट किया कि अगला ऑर्डर कहाँ से आएगा। तो राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है वो आपको एक्चुअल डिमांड दिखा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर है वो आपको एआई बेस्ड डिमांड दिखा रहा है। और अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करें तो आपको नज़र आएगा कि थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन मोरलेस ये पिक्चर्स तकरीबन सेम है। हमें तकरीबन जो प्रिडिक्शन रेट था हमारा कोई 78 नहीं 73% प्रिडिक्शन स्कोर था। इसका मतलब है कि हमारी 27% जो प्रिडिक्शन थी वो रॉन्ग आ रही थी। लेकिन दैट्स ओके, हम लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी, हमारे बिजनेस पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था उन रॉन्ग प्रिडिक्शंस का। अब हुआ ये कि इस प्रिडिक्शन के बाद हमें ये आइडिया हो गया कि हमारे नेक्स्ट 3 डेज में ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे। तो हम लोगों ने ड्राइवर्स को बताना शुरू कर दिया कि इंस्टेड के आप मूव करो इस एरिया से, गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टैंड एट दिस स्टॉप। एक स्पेसिफिक एरिया हमने बताना शुरू कर दिया कि गो एंड स्टैंड ओवर देयर, बिकॉज हमें लगता है कि अगले आधे घंटे में, अगले घंटे में यहाँ से एक ऑर्डर आएगा। वी डोंट एग्जैक्टली नो कहाँ से आएगा, पर हम लोग अपने ड्राइवर्स को पोजीशन करना शुरू हो गए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो कस्टमर्स थे दे गॉट मोर हैप्पी, क्योंकि उनको इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ा था, और ड्राइवर्स डिडंट हैव टू ड्राइव अराउंड। सेकंड जो प्रोजेक्ट किया है वो था टिकट कंट्रोल का। अब टिकट कंट्रोल, आई डोंट थिंक पाकिस्तान में इतना टिकट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में एक टिकट वाला बंदा आता है, वो आपको टिकट देता है और आप उसके बगैर बस में चढ़ नहीं सकते। यहाँ पे थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक ट्रस्ट के ऊपर सिस्टम बेस्ड है कि वो ट्रस्ट करते हैं कि आपने टिकट खरीदा हुआ है और आप बस के अंदर दाखिल हो सकते हैं, ट्रेन में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन कभी कभार टिकट चेकिंग हो सकती है। जब टिकट चेकिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फाइन्स देते हैं। अब टिकट चेकिंग रोज़ नहीं होती, और टिकट चेकिंग एक प्रोसेस ऐसा है कि जब टिकट चेक कोई कर रहा होता है और टिकट चेक करने के बाद आपको फाइन देता है, तो इट्स नॉट अ प्लेजेंट थिंग कि आपको एक फाइन मिल रहा है बिकॉज आपने टिकट नहीं खरीदा। लेकिन दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। इस टिकट कंट्रोल प्रोसेस में ये था कि हमारा जो हम जिन लोग अब इन लोगों ने सब जाके डिसाइड करना होता है कि
किन स्टॉप्स पे टिकट कंट्रोल होना चाहिए। और कभी टिकट कंट्रोल किसी एक स्टॉप पे हो रहा है, कभी किसी और स्टॉप पे हो रहा है। ये काफ़ी रैंडम होता है। और इसके पीछे कोई एल्गोरिदम नहीं था। इसके पीछे 20 एक लोग थे जो बैठ के डिस्कस करते थे कि हमें किस किस जगह पे जाके अपने टिकट कंट्रोलर रखने चाहिए। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि हाउ अबाउट वी यूज AI टू प्रिडिक्ट द स्टॉप्स जहाँ पे लोग टिकट के बगैर सफ़र कर रहे होंगे। और हम लोगों ने फिर यही किया कि सॉरी ये इमेज थोड़ा सा ब्लर्ड आउट हुआ है बिकॉज देयर सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है पिक्चर के अंदर। लेकिन हम लोग काम इस तरह करते हैं कि हर दिन हमें प्रिडिक्शंस आती हैं AI से, और AI प्रिडिक्ट करता है कि इस स्टॉप पे लोग टिकट के बगैर सफ़र कर रहे होंगे। और उस इंफॉर्मेशन को लेके हम टिकट कंट्रोलर्स को बताते हैं और वो जाके उस स्टॉप पे खड़े हो जाते हैं और वो कंट्रोल चेकिंग कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ था कि 20 लोग पहले बैठ के डिसाइड करते थे कि हम लोग कहाँ कहाँ टिकट कंट्रोल और चेकिंग करें, और अब सारी की सारी प्रेडिक्शंस एक AI से जा रही है जिससे टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। ओके, अगला हम लोग AI यूज़ करते हैं डेटा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इशू होता है कि डेटा क्वालिटी ओवर द टाइम ख़राब होना शुरू हो जाती है। कभी कभार एक ह्यूमन एरर आ जाता है, कभी कभार सेंसस का इशू आ जाता है, कभी कभार एल्गोरिथम इशू होते हैं। तो और ये हर हर कंपनी में सेम इशू होता है कि डेटा क्वालिटी वन टाइम और दी अदर ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों ने एक तरीका उसका ये निकाला कि एक स्टेटिस्टिकल एक मेथड होता है, उसे कहते हैं इम्पुटेशन मॉडलिंग, जो हम यूज़ करते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा एसेट है बस। एक बस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। अब उस बस के अंदर ढेर सारे सेंसर होते हैं। एक सेंसर उसका वेट चेक कर रहा होता है, एक सेंसर चेक करता है कि अभी कितने बंदे उसके अंदर खड़े हुए हैं, एक उसका डिस्टेंस चेक करता है, जो आगे जो वाइपर लगा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन भी चेक होती है। और एंड या कुछ 20 से एक सेंसर हमारे एक बस के अंदर होते हैं जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन वापस भेज रहे होते हैं। अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, लेकिन कभी कभार कुछ सेंसर ख़राब हो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है कि सेंसर ख़राब हो जाए, हमें ना पता चले, तो हम लोग पूरे के जितना भी हमारा डेटा आया होता है उस पर एक प्रोसेस चलाते हैं, इसका नाम इम्पुटेशन है। वो क्या करता है, इम्पुटेशन मॉडल है कि वो आपके जो पूरा डेटा है उसको देखता है और इट ट्राइज टू रिक्रिएट नाइस लुकिंग डेटा। वो आपका हिस्टोरिकल डेटा ओवर द इयर्स चेक करता है और फिर वो एक न्यू पिक्चर क्रिएट करता है जो इसका ख्याल होता है कि ये आपका एक अच्छा क्लीन डेटा होगा। इसको कहते हैं इम्पुटेशन। ये काफ़ी डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग में इम्पुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा उसके बगैर एग्जिस्ट, डेटा की जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग कस्टमर इंसाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं थ्रू AI। अब अगला जो आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ वो इट्स नॉट इन इंग्लिश, वो नॉर्वेजियन लैंग्वेज में है। अब हम लोग बड़ी कस्टमर फेसिंग कंपनी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ख़राब हो जाए, लोग काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करते हैं। लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है, 50% अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है। तो जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो फटाफट न्यूज़पेपर में आ जाती है, मीडिया में आ जाती है, हत्ता कि टीवी तक में आ जाती है। तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अभी कि, कि अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है तो हम लोगों ने उसको पहले क्यों नहीं सॉल्व कर दिया, वो ऐसा क्यों हुआ कि वो ऑल द वे अखबार तक बात चली गई। तो हम लोगों ने फिर एक नया प्रोसेस शुरू किया कि वी नीड टू लुक, हम AI किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें AI के थ्रू पता चल जाए कि लोग किस तरह क्या बात कर रहे हैं हमारे बारे में। तो द ओनली वे वी कुड डू दिस कि हम लोगों के पास जितने भी हम लोगों ने फिर देखना शुरू किया अपनी कस्टमर कंप्लेंट्स पे। अब चूंकि हम लोग एक बड़ी पब्लिक फेसिंग कंपनी है तो लोग हमें कंप्लेन भी करते थे कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉप पे प्रॉब्लम आ रही है, लुक एट दिस, या मुझे ये मसला आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स थी उन सबको इकट्ठा किया और हम लोगों ने उसके ऊपर AI के थ्रू एनालिसिस करना शुरू कर दिया। जो पहली चीज़ हमारे सामने आई वो हम लोग देखना चाह रहे थे कि वी वांटेड टू सी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कितने एंग्री हैं हमसे, कितने गुस्से में हैं।
एंड दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस इन एआई। तो आपके सामने जो इमेज है, दिस इज लाइक एवरी डॉट, हर जो डॉट इस इमेज पे है वो एक कंप्लेन है। तकरीबन हमारे सामने कुछ 6 लाख से 8 लाख कंप्लेंट्स होंगी जो हमने पिछले कुछ सालों में हमारे पास आई थी। अब इसको हमने एक एआई सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल के थ्रू भेजा और उसने फिर मॉडल ने अंडरस्टैंड किया कि लोग किस तरह की कन्वर्सेशंस कर रहे हैं और उसने फिर उनको क्लासिफाई किया। तो ग्रीन कलर जो आपके सामने है, इट्स लाइक वो कंप्लेंट्स हैं जो लोग गुस्से में तो हैं, पर लोग थोड़ी जो आराम से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो। येलो वाले जो कलर्स हैं उसमें वो कंप्लेंट्स हैं जिसमें लोग काफी गुस्से में बातें कर रहे हैं। रेड वाले लोग और गुस्से वाले बात रहे हैं, और ब्लैक कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स हैं जिनमें लोग इंतहाई गुस्से में हैं, वो गालियां निकाल रहे हैं और वो थ्रेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब फिर हम लोगों ने इस डेटा को थोड़ा और एनालाइज करना शुरू किया कि ओके हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, लेकिन लेट्स सी कि लोग गुस्से वाले क्या बातें कर रहे हैं। तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा गुस्सा था वो टिकट कंट्रोल के ऊपर था, कि लोग बातें करते थे कि टिकट कंट्रोल क्यों हो रहा है, हमें पनिशमेंट देना पड़ रही है एंड ऑल दैट, फाइनेंशियल पनिशमेंट हो रही है। और सेकंड चीज़ जो लोग ज़्यादा गुस्से में होते थे कि वो कहते थे कि अगर बस के पीछे भाग रहे थे और बस वाला रुका नहीं और बस वाले ने बस चला दी एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के 2 कंप्लेंट्स हैं जो लोग ज़्यादा कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा करते थे। अच्छा, अब ये डेटा तो आ गया हमारे पास और आपने बड़ा अच्छा, हम मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने भी सेम काम किया तो आपने एक एआई मॉडल यूज़ किया, आपको सेंटिमेंट का आइडिया हो गया। पर इसके बाद आपने इनसाइट्स क्रिएट करनी होती है डेटा के साथ। यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू मेक मोर आउट ऑफ इट ताकि बिजनेस को फ़ायदा हो। तो फिर हमने क्या किया कि हम लोगों को जब आइडिया हो गया कि कंप्लेंट्स कहाँ से आ रही हैं, कंप्लेंट्स लोग कितने गुस्से में हैं, हम लोगों ने इसको मैप पे लगा दी सारी कंप्लेंट्स को। इसको जब मैप पे लगाया तो हमें आइडिया हुआ कि कौन सा एरिया, जो रेड वाले एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम वाले हैं, रेड ग्रीन वाले लेस प्रॉब्लम वाले हैं। इसके थ्रू हमें आइडिया हुआ कि सबसे प्रॉब्लमेटिक एरियाज कौन से हैं और सबसे कम प्रॉब्लम वाले एरियाज कौन से हैं। फिर इसके बाद हमने इसके पूरा एक टूल बना दिया, एक सॉफ्टवेयर टूल। तो सॉफ्टवेयर टूल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बस इंफॉर्मेशन है। तो एक बस नंबर है जिसका नाम बस नंबर 100 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो बस 100 सेलेक्ट करते हैं तो वो सामने आपको ना उसका पूरा पाथ दिखा देगा। अभी फॉर एग्जांपल ये पाथ दिखा रहा है कि ये ऑस्लो से शुरू हुई और ऑल द वे ऊपर जो स्ट्रोमन जो लिलिस्ट्रॉम वाला एरिया वहाँ तक बस जा रही है। अब इस टूल का फायदा ये हुआ कि कस्टमर सर्विस कैन ओपन दिस टूल एंड दे कैन इमीडिएटली सी कि बस 100 पे कितने इश्यूज आ रहे हैं, कौन से हाई प्रायोरिटी वाले इश्यूज हैं, कौन से लो लीस्ट प्रायोरिटी वाले इश्यूज हैं। ग्रीन इस मतलब लो प्रायोरिटी, लाल का मतलब हाई प्रायोरिटी। और फिर इसके थ्रू वो लोग प्रायोरिटाइज करना शुरू हो गए और इमीडिएटली फिक्स करना शुरू हो गए इश्यूज। yeah, I'm going to hop over this one. हमें फिर एक और प्रोजेक्ट किया जिसमें हम लोग एआई बेस्ड केस हैंडल कर रहे थे। हमारे कस्टमर सर्विस कंप्लेन करना शुरू हो गई कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन केसेस आ रहे हैं and they don't have the resources to actually fix them. तो हम लोगों ने उनके लिए एआई बॉट बनाना शुरू किया, बट नॉट लाइक अ बॉट के लोग चैट कर सकें, इट्स मोर लाइक एन ईमेल बेस्ड बॉट। ये ज़्यादा एक बैक एंड सर्विस थी। तो उसका बेसिकली पहला काम तो यही होता है कि वो प्रेडिक्ट करे लाइक ए ह्यूमन। तो हमने जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही थी सारी की सारी बॉट को दी, और ये एक्चुअल कंप्लेंट लोगों से आ रही हैं। तो बेसिकली बॉट ने सही प्रेडिक्ट किया देखते हुए कि ये अगर बंदा कंप्लेन कर रहा है तो क्या ये डिलेड बस के बारे में बात कर रहा है या कैंसिल बस के बारे में बात कर रहा है। हमने फिर इसको ढेर सारी डिफरेंट ज़्यादा डेटा के साथ उसको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद हमने इसको चेक किया तो उसका प्रेडिक्शन स्कोर काफ़ी अच्छा है, 89%, विच इज़ अ वेरी हाई प्रेडिक्शन स्कोर। और देन हमने फिर उसको प्रोडक्शन में डाला, और अगर कोई सवाल आए तो हमारा एक ऑटोमेटिक बॉट उसको रिप्लाई कर देता है। एंड द फोकस इज टू सेव टाइम, ताकि लोगों को फटाफट इंफॉर्मेशन मिले, ताकि पीपल कैन टेक या कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन। हमारा हमारे अब एआई की चीज़ ये है कि एआई में आपके पास डेटा अगर हो, करंट डेटा हो और हिस्टोरिकल डेटा हो, तो आपके लिए फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट करना बड़ा ईजी होता है। हम चूंकि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था टू बी एबल टू प्रिडिक्ट कि हमारी कैपेसिटी आगे कितनी होगी।
अब भी हमें किसी भी टाइम पता होता है कि हमारे लोग कितने ट्रैवल कर रहे हैं, कि हमारे ढेर सारे सेंसर हैं बस के अंदर। तो हम लोगों ने फिर एक एआई मॉडल बनाया जो अब ये प्रिडिक्शन करता है कि अगले 3 दिनों में हमारे बस पे कौन कौन सी बस पे कितने लोग सफ़र कर रहे होंगे। और वो हम लोगों ने इस तरह अपने यूजर्स को शो किया कि ये हमारी ऐप है, जो हम लोग फ़ोन पे लोग यूज़ करते हैं। तो लोग अगर जो फ्यूचर ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको हम फिर बताते हैं कि कैपेसिटी बस के ऊपर कितनी है, और फिर लोग उसके हिसाब से अपना टूर प्लान करते हैं। हम लोग एक्सप्लेनेबल एआई पे भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टूल्स बनाए हुए हैं जो एआई को मॉनिटर करते हैं, और बेसिकली वो उनको देखते हैं कि एआई जो प्रिडिक्शंस कर रहा है, प्रिडिक्शंस चेंज तो नहीं हो रही, और अगर चेंज हो रही हैं फिर वो अलर्ट जनरेट होते हैं, फिर लोग जाके उनको देखते हैं। हम लोग डेटा का ऑडिट करते हैं, एआई का ऑडिट करते हैं, और दैट गिव्स अस या इस प्रोजेक्ट को छोड़ते हैं, पर इसके बारे में बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। सो हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग भी यूज़ कर रहे हैं एआई के साथ, और हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। अगर आप लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग का नहीं आइडिया, तो मैं आपको एक बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वो होती क्या है। um, जो हमारे पास कन्वेंशनल कंप्यूटर हैं, कन्वेंशनल कंप्यूटर इज जो कंप्यूटर आपके जिस दुनिया में हम लोग अभी रह रहे हैं, हम लोग अभी जूम से बात कर रहे हैं, आप लोग अपने पीसी पे बैठे हुए हैं, फ़ोन है आपके पास, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हेडफोन्स हैं, ये सारा सिस्टम, ये सारा आर्किटेक्चर बेस्ड 0 और 1 के ऊपर है, बाइनरी के ऊपर। एंड 0 और 1 बाइनरी जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली ये कहता है कि 0 और 1 कैन नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। अगर 0 हो रहा है तो 1 नहीं हो सकता। कोई स्टेट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इट्स लाइक ऑन ऑफ, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। 0 and 1 नहीं हो सकता, ट्रू एंड फॉल्स नहीं हो सकता। एंड इसका मतलब ये कि इफ यू आर फ्लिपिंग अ कॉइन, आपका कॉइन फ्लिप हो रहा है, या तो उसका रिजल्ट हेड या टेल आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी एडवांस्ड मशीनरी बना ली है, हमने एडवांस प्रोसेसर्स बना लिए, और पूरी दुनिया इस वक्त इस आर्किटेक्चर पे चल रही है। फिर आया क्वांटम कंप्यूटर, और क्वांटम कंप्यूटर इस पूरे सिस्टम को के अगेंस्ट काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर कहता है कि 0 and 1 कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। यानी अगर आप एक कॉइन फ्लिप कर रहे हैं तो उसका आंसर हेड और टेल दोनों इकट्ठे भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, और दोनों आंसर एक ही टाइम पे हो रहे होंगे। 0 and 1 है, ट्रू एंड फॉल्स है, ऑन एंड ऑफ है, तो दोनों स्टेट्स कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। ये क्वांटम कंप्यूटर कहता है। और जब क्वांटम कंप्यूटर इस तरह की बात कर रहा हो कि दोनों चीज़ें एक टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये आपको एक प्रॉमिस देता है ढेर सारी स्पीड का। और ये वो स्पीड है जो पहले हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं करती, और क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इसको काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी स्पीडी है। लेकिन द करंट स्टेट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ वेरी स्मॉल। ये हम लोग हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बड़ी चीज़ इस्तेमाल होती है क्वांटम सिमुलेशन के लिए। ह्यूज प्राइम फैक्टरिंग करनी है उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ करें। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी करनी है उसके लिए आप ये यूज़ करें, बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट देगी। या आपके पास ऑप्टिमाइजेशन यूज़ केसेस हो, उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर होंगी। और क्या 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 रीज़न है कि हम लोग देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज पे देख रही है। हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली आप में से कोई बताए हम लोग क्यों देख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों इस्तेमाल कर रही है? किसी के पास कोई है आंसर? सर आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। मुझे लगता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास बहुत सारा रियल टाइम डेटा आप लोग गैदर कर रहे होते हैं, जो कि आपने बताया कि बहुत सारे जैसे सेंसर्स हैं या 20 डिफरेंट सेंसर्स, अगर वो रियल टाइम डेटा आपको भेज रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको कंप्यूट पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होगी इसके लिए। You're right, you're right. हमारे पास कंप्यूटिंग पावर का सबसे बड़ा इशू है क्योंकि हम लोग अभी जो मशीन लर्निंग काम कर रहे हैं, हम लोग रियल टाइम कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। हमारे पास ओनली वे कि हम लोग प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज कर पाएँ, इसकी एक और सर्वर लगा दो, पैरेलल प्रोसेसिंग कर दो, 10-12 सर्वर और कर दो, रैम इंक्रीज कर दो एंड सो फोर्थ। लेकिन दैट्स एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा पड़ता है हमें।
तो दैट्स वाई हम लोग इस वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग पे कर रहे हैं फोकस। लेकिन अगर आप चले मैं लास्ट फीडबैक लेता हूँ। आकिब, आपने एक हैंड रेस किया है। जी सर, हमारे पास अनदर एग्जांपल है, जैसे एयरलाइंस टिकट्स होती हैं मल्टीपल एट सेम टाइम। सो ये भी, यहाँ पे भी बहुत सारी डेटा यूज होगी, तो इसी वजह से हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। जी जी, या you're राइट, बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दी है। अच्छा, आप लोग जो बात कर रहे हैं, आप लोग बड़ी सी बात कर रहे हैं कि इसमें क्वांटम में प्रोसेसिंग पावर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है और आपको हेल्प आउट करेगा, पर आपको यूज़ केस के पे भी फोकस करना है कि यूज़ केस क्या होगा। और यूज़ केस अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का सुना होगा आपने, और आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना, कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इज कंसिडर्ड अ थ्रेट फॉर बिटकॉइन। एंड द रीजन इज कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफी बड़ा अच्छा काम करती है, और क्रिप्टोग्राफी भी अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग यूज करें तो आप लोग बिटकॉइन की सारी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, यू कैन बाईपास इट। तो दैट्स वन यूज केस जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग रियली शाइंस। और फिर जो हमारे लिए रेलेवेंट था वो ऑप्टिमाइजेशन था, कि हम लोग एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हमारी ढेर सारी बसेस चल रही हैं, हमारी ढेर सारी ट्रेनें चल रही हैं, हमारे टिकट कंट्रोलर्स आउट हैं, हमने उनका राउट का रिकैलकुलेट करना होता है रियल टाइम पे, हमने उनको एआई एल्गोरिथम बताना होता है कि अगले स्टॉप कौन से कंट्रोल होगा। ये सारे ऑप्टिमाइजेशन के यूज केसेस हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग वर्क्स लाइक really really good as compared to normal computing, and that's one reason कि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं क्वांटम पे। हम लोगों ने कैपेसिटी प्रिडिक्शन का प्रोजेक्ट हम लोगों ने सारा री इम्प्लीमेंट किया यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, और फिर हम लोगों ने टिकट कंट्रोल का एक नया प्रोजेक्ट किया यूजिंग क्वांटम, जिसमें हम लोगों ने ये किया कि अब टिकट कंट्रोलर्स कहना शुरू हो गए कि हमें एक स्केड्यूल चाहिए दिन का, कि हम लोग कितना देर वॉक करें, हम कौन सी बस से कौन सी बस पे जाएं, हमें पता हो कि हम इस बस से इस बस पे जाएं तो हम लोग किस तरह अपना दिन ज़्यादा बेहतर गुजार सकते हैं। वो काम हम लोगों ने, वो सारी प्रिडिक्शंस क्वांटम कंप्यूटिंग से की, और उस पर हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा, एक चीज़ यूरोप में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एशिया में नहीं है, वो है डेटा प्राइवेसी, और आपका डेटा किस तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में पाकिस्तान, चलो मतलब एशिया में जनरली इतना डेटा प्राइवेसी पे काम नहीं हो रहा, और आपका अगर डेटा, आप लोगों के पास सोशल मीडिया, आपका डेटा स्टील हो सकता है, और आप लोगों का या यूरोप में एटलीस्ट ये है कि डेटा रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और अब जो लोग डेटा रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते उनको काफ़ी ज़्यादा फाइन इशू होते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये चूंकि हम लोग एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो पीछे एक, अगर आप लोगों को इग्नोर करें और पीछे आप देखें जो बस स्टॉप है, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा कि एक बस स्टॉप है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं जाके और बस का इंतजार करते हैं। अब हमारे पास एक यूज केस है कि हमें जाके बस स्टॉप की तस्वीरें खींचनी होती है। अब अगर पीछे इस तस्वीर को खींचते हुए पीछे कोई बंदा खड़ा हो जो हमारी कंपनी में काम नहीं करता, और वो गलती से तस्वीर में आ जाए, तो डेटा रेगुलेशन से कि हम लोग उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, वो पूरी तस्वीर ही ज़ाया हो जाती है। और अगर हत्ता कि यहाँ पे पीछे गाड़ी भी खड़ी हो और गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर है वो नज़र आ रहा हो, तो वो तस्वीर भी ज़ाया हो जाएगी, बिकॉज उसमें एक गाड़ी है जिसमें एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी का लाइसेंस प्लेट नंबर है, वो शो हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ये डेटा आता है हमारे पास, हम एआई यूज़ करते हैं। वो एआई तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपा देती है, वो लाइसेंस प्लेट छुपा देगी, लोगों के चेहरों को छुपा देगी, और जब हमारे पास ये पिक्चर सामने आ जाएगी जिसमें सब कुछ हिडन है, उस डेटा को हम लोग फिर सेव कर सकते हैं, और लीगली हमें कोई इशू नहीं होगा, हमें कोई फाइन इशू नहीं होगा डेटा रेगुलेशन अथॉरिटी से, और इसके बगैर हमारे वहाँ पे कोई काम हो ही नहीं सकता। एक और जो हम लोगों ने यूज केस किया था वो था फ्रॉड डिटेक्शन। कभी कभार जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज का, हर बिजनेस में कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा होता है, और
AI से फ्रॉड डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको फ्रॉड केस का आइडिया हो जाए ना, कि आपको आइडिया हो कि इस एरिया में या इस बिजनेस में फ्रॉड हो रहा है, तो जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल हो ना, उसके उसके ऊपर AI यूज़ हो सकती है। तो हमारे पास भी ये सिचुएशन थी कि हमें एक आइडिया हो गया कि हमारे बिजनेस के एक एरिया में फ्रॉड हो रहा था, लेकिन हमारे पास डेटा बेतहाशा था और वहाँ पे एक बंदे के लिए एनालाइज करना बड़ा मुश्किल था। वहाँ पे हमने AI यूज़ की, जिसने हमें फटाफट बता दिया कि किस एरिया में फ्रॉड हो रहा है, कौन बंदा फ्रॉड कर रहा है। अब फ्रॉड डिटेक्शन किस तरह काम करती है? फ्रॉड डिटेक्शन और टेररिज्म और कोई लॉ इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें काफ़ी रिलेटेड हैं। जिस तरह टेररिज्म में होता है या कोई बंदा कुछ चोरी करता है या गलत काम करता है, उसमें ये होता है कि सोसाइटी इन जनरल गलत काम नहीं कर रही होती, कुछ लोग हैं सोसाइटी में जो गलत काम करते हैं। अब जब ये कुछ लोग गलत काम कर रहे होते हैं, अगर सोसाइटी इन जनरल गलत काम कर रही हो तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रोसेस खराब है आपका, आपको प्रोसेस फिक्स करना चाहिए, आपको सिस्टम फिक्स करना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज केसेस में अगर आप क्राइम की बात कर लें तो सारे लोग गलत काम नहीं कर रहे होते, कुछ लोग गलत काम करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर लें तो कुछ लोग फ्रॉड पे फोकस करते हैं, मेजोरिटी लोग फ्रॉड पे फोकस नहीं करते। अब होता ये है कि जब ये सिचुएशन होती है तो हम लोग फिर एनॉमली ढूंढते हैं डेटा के अंदर। जिस तरह शुरू में आपसे हम बात कर रहा था किस तरह AI क्लस्टर करता है डेटा को, तो इसमें भी यही हो रहा है कि हम लोग जब AI जब डेटा को देखता है तो वो जो सारा रिलेटेड डेटा होता है उसको इकट्ठा ग्रुप करता है, पर थोड़ा बहुत डेटा होता है जो उसको समझ नहीं आ रही थी कहाँ रखे, वो एक एनॉमली होती है AI के लिए। वो एनॉमली हम लोग ढूंढ रहे होते हैं जब हम लोग AI को डेटा देते हैं, और वो इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो जो बिलोंग नहीं करती रेस्ट एसेट्स के साथ। और यही प्रोसेस है जो बैंक्स यूज करते हैं फॉर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई कि फ्रॉड हो रहा है उनके साथ कि नहीं। यही प्रोसेस है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज करती हैं टू आइडेंटिफाई कि कोई बंदा कोई क्राइम करेगा, दहशतगर्द है कि नहीं। यही चीज़ फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में इस्तेमाल होती है टू आइडेंटिफाई कि लोग कौन से तरह के लोग कौन से क्राइम प्रेडिक्ट करेंगे, क्राइम करेंगे। या मेरा ख्याल है कि वी आर डन विद द प्रेजेंटेशन। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, आई जस्ट नीड टू चेक कि हमारे पास कुछ हो रहा है प्रेजेंट करने को या नहीं। नहीं, एक्चुअली दैट इज ट्रू। मैं ज़रा एक चीज़ यस सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जो एक हम लोगों ने काम किया विच इज़ आई थिंक रेलेवेंट फॉर यू टू नो इज़ के हमें स्लाइड शो हो जाए। मैं स्लाइड मुझे मिल नहीं रही ज़ूम इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, but let's yeah, I found it yeah। एक जो हम लोगों ने काम किया था वो ये काम किया था कि हम लोगों ने अपने जितने भी AI मॉडल्स थे जो हम लोग LLM साइट पे कर रहे थे, वो हम लोगों ने ओपन सोर्स अवेलेबल करना शुरू कर दिए। अब आप लोगों को भी एज अ डेवलपर्स ओपन सोर्स की पावर का आइडिया है कि ओपन सोर्स पे आप लोग अपनी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन एज एन AI कंपनी अगर आप ये काम करना शुरू करें कि आप ओपन सोर्स मॉडल्स पब्लिश करना शुरू कर दें, तो कंपनी को आजकल स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है इसकी। तो हम लोगों ने दोनों कंपनीज में ये किया कि हम लोगों ने जितने मॉडल्स बना रहे थे, हम लोगों ने हगिंग फेस, जो अगर आपने AI में काम करना है तो आप उस पर ज़रूर देखें, और हम लोगों ने काफ़ी मॉडल्स वहाँ पे पब्लिश किए हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपने भी कुछ मॉडल्स बनाएं तो वहाँ पे ज़रूर पब्लिश करें, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। That was it from my side. फिर कंट्रोल
आई डोंट नो, अब आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोगों ने किस तरह मैनेज करना है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ कि मैं, या प्लीज गो अहेड। मैंने कहा चैटबॉट से देख लूँ, सॉरी चैट से जितने लोगों के सवाल आ रहे हैं मैं उनको जवाब कर दूँ। ओके, एक सवाल आया है, कैन वी यूज चैट जीपीटी 4o इंस्टेड ऑफ llama 3? चैट जीपीटी 4o इज डिफरेंट देन जीपीटी 4o। सो चैट जीपीटी के अंदर अगर आप फाइन ट्यून की ऑप्शन नहीं होती, वो ट्रेनिंग की ऑप्शन होती है, और जीपीटी 4o में फाइन ट्यूनिंग की ऑप्शन है। पर यस यू कैन डू दैट, लेकिन आपको वो एपीआई के थ्रू करना पड़ना है। दूसरा मुझे सवाल आया है कि व्हाट इज योर सजेस्टेड रोड मैप टू डेवलप स्किल्स इन एआई फॉर अ बिगिनर, and then what was my journey navigating AI and how did I polish my skills to an expert level? अगर आप लोगों ने एआई में काम करना है तो जो मैंने भी यही शुरू किया था कि ओपन सोर्स पे कैगल फॉर एग्जांपल मैंने इस्तेमाल किया था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप वहाँ पे डेटा सेट्स यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू दे देता है, लेकिन वो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं आपको उतना फ़ायदा होगा। दूसरा ये, किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट हो जाएं, उनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, उससे आपकी लर्निंग भी होती है और आपकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और ओपन सोर्स कंपनीज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं अगर उनके पास इस तरह की हेल्प मिले। उसमें आपकी लर्निंग भी हो सकती है और आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा भी निकल सकती हैं। लेकिन आई आई गेस आई कोड गुरु में भी ये सेम काम ही हो रहा है कि आप लोगों को वो हेल्प मिल रही है। Okay, next question. साजिद अली साहब का सवाल काफ़ी बड़ा है, तो आई सेंड हिम अ प्राइवेट रिप्लाई। Okay, next सवाल is कि visualize data, which tools do we use? Normally Power BI यूज़ करते हैं हम लोग विजुलाइजेशन के लिए, लेकिन पाइथन के अंदर भी डेवलपमेंट होती है, वहाँ भी काफ़ी यूज़ हो सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इज कि where to find open source groups? Open source groups दैट इज़ हार्ड, वो आपको खुद ही अपनी रिसर्च करनी पड़नी है। लेकिन हगिंग फेस की अगर आप सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करना शुरू करें या उनके जो साइट पे जाएं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। काफ़ी देर से जुल्फ़िकार अली साहब ने हैंड रेस किया था, अगर आप काइंडली सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि काफ़ी कंफ्यूजन होती है जब हम डिस्कशन करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि आफ्टर चैट जीपीटी 4 हो तो देर इज नो नीड ऑफ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। तो ये आप बताएं कि चैट, वो कहते हैं चैट जीपीटी कैन डू ऑल दीज थिंग, आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। अब देखिए, ये जो चैट जीपीटी जिस टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, आपको टेक्नोलॉजी पे देखना चाहिए। अम, अम, ये डीप लर्निंग के थ्रू ही जनरेट हुई हुई ट्रांसफॉर्मर बेस्ड जो जो मॉडल्स हैं। लेकिन जो आजकल चल रहा है वो ये कि बिजनेसेस का फोकस दो एरिया पे, एक जो ट्रेडिशनल एआई है। अब एआई को दो में डिवाइड कर देते हैं, एक ट्रेडिशनल एआई विच वाज द जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पे काम करते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कि प्रिडिक्शन के अगली वैल्यू क्या होगी। और फिर ये एक जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई जो चैट जीपीटी 4o भी है, और जनरेटिव एआई की फील्ड से बाहर निकली हुई है। जनरेटिव एआई का मतलब ये होता है कि आप एआई यूज करते हो टू जनरेट कंटेंट, या ऑडियो पे कर लो या टेक्स्ट पे कर लो, समथिंग कर लो। उसमें जो मॉडल है उसके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, पर वो आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम की शायद इंफॉर्मेशन ना हो। और ये चीज़ें एज अ चैट के तौर पे तो ठीक है, वो काम करेंगी, लेकिन जब आप इंडस्ट्री की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो एआई का पाथ भी स्प्लिट हो गया दो चीज़ों में, एक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के डेवलपर्स हैं और एक जनरेटिव एआई के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये कहना कि चैट जीपीटी के बाद
जो कि जनरेटिव एआई है, आपको मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। वहां पे अभी भी जितनी पेस से काम चल रहा था उससे ज्यादा पेस पे काम चल रहा है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और था, तो वो कह रहे हैं कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी एजेंट। तो वो कहते हैं कि यूजिंग द मल्टी एजेंट कंसेप्ट एंड एलएलएम, दैट्स राइट नाउ चैट जीपीटी 4o, वी कैन डू दिस थिंग। तो देयर इज नो नीड, वो इस सिनेरियो में भी कहते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग जो पहले हो रहा था, अगर हम मल्टी एजेंट के कंसेप्ट को यूज करें। मल्टी एजेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग है, वो एक बड़े सही यूज केसेस उसके आएंगे कि आप एक मॉडल आपका टेक्स्ट पे काम कर रहा है, एक मॉडल ऑडियो पे काम कर रहा है, एक मॉडल इमेज पे काम कर रहा है, आपने तीनों मॉडल्स को कंबाइन करके एक यूज केस बना लिया। लेकिन मल्टी एजेंट हर एक चीज के लिए काम तो नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाया जिसमें हम लोग एआई यूज कर रहे थे, इमेज बेस्ड एआई, और वो भी मल्टी एआई बेस्ड अप्रोच ही है। इसमें हम लोग एक एआई यूज कर रहे थे जो इमेज बेस्ड था, और उसके बाद वो टेक्स्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा, टेक्स्ट उसको इंफॉर्मेशन को आगे यूज करता था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग साइड रिप्लेस हो जाएगी। आपको यूज केस बाय यूज केस देखना होगा कि कहाँ कहाँ रिप्लेस हो सकती है, कहाँ रिप्लेस नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत हाईली स्पेसिफिक केसेस में हमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जाना चाहिए, और नहीं नहीं, ऐसी अदरवाइज। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आपके बड़े सिंपल यूज केसेस के भी मशीन लर्निंग यूज हो सकती है। देखिए, दीज टू आर टू ऑपोजिट थिंग्स। एक जनरेटिव एआई है और एक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग है। इन दोनों का फोकस ही अलग अलग है। अच्छा, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आई यूज मल्टी एजेंट कंसेप्ट। और वो मल्टी एजेंट जो है, वो उसमें एक एजेंट जो है वो डेटा गैदर कर रहा है, दूसरा एजेंट जो है वो रिस्क एनालिसिस कर रहा है, तीसरा जो है वो डेटा के बेस पे प्रिडिक्शन कर रहा है। तो तीनों मिलके एक फाइनल कंक्लूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो वेयर व्हाट काइंड ऑफ मशीन लर्निंग शुड आई यूज हियर? मुझे मशीन Um, लर्निंग क्या हेल्प करेगी, जब इसको सारा काम एलएलएम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और बड़ा इजी वे में कर रहा है। तो आपको नहीं जरूरत मशीन लर्निंग की। आपके अगर यूज केस में नहीं जरूरत तो आपको नहीं जरूरत। हर यूज केस के अगेंस्ट आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करनी है। अगर आप एक वेब ऐप बना रहे हैं उसमें आपको एलएलएम की क्या जरूरत है? आप ना यूज करें एआई। तो आई वुड से कि यूज केस को देखें और यूज केस के ऊपर एनालाइज करें कि आपको किस तरह के एआई की जरूरत है। और शायद आपको एलएलएम चाहिए हो, शायद आपको मशीन लर्निंग चाहिए हो, या नहीं चाहिए हो। अब मेरी जो नहीं, टीम है वो आप देखें तकरीबन जैसे चैट जीपीटी को। 31, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, लेकिन आई आई फील लाइक इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन क्लोज करते हैं और बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। मेरी जो टीम है वो कोई 31 लोगों की टीम है, और उसमें हम लोग 3 जनरेटिव एआई के बंदे हैं, और 8 जो हैं वो मशीन लर्निंग के बंदे हैं, और बाकी सारे डेटा इंजीनियर्स हैं। तो हमारे पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मशीन लर्निंग के भी चल रहे हैं, और एलएलएम के भी चल रहे हैं, और डेटा के भी चल रहे हैं। कोई और क्वेश्चन किसी के पास हो? सर, भाई लास्ट क्वेश्चन अगर आप अलाउ करें। जी जी। अच्छा अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट्स से चैट जीपीटी 4 कैन, वो आप देख भी सकती है। मैंने ये हम्म, क्वेश्चन मतलब एक एक्सपर्ट है, मैंने कहा अगर मैं उसको एक्सरे दिखाऊं अपना, तो वो प्रिडिक्ट कर लेगी। तो उनका व्यू था कि 80% उसकी प्रिडिक्शन करेक्ट होगी। तो अब हम्म। आप यहाँ बताएं कि चैट जीपीटी कैन डू दैट, अब हमें क्या उसमें ऐसे एडिशनल मशीन लर्निंग करनी है कि कोई, मतलब आई वांट टू क्लेरिफाई ये, उसमें क्या और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? आपका जो सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि अगर चैट जीपीटी इतना एडवांस है तो हमें दूसरे एआई की क्या ज़रूरत है। आप बेसिकली ये कह रहे हैं। और अगर चैट जीपीटी इतना कुछ इतने तरीके से कर रहा है तो हमें मशीन लर्निंग पे फोकस करने की क्या ज़रूरत है। अब मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि चैट जीपीटी अच्छा है, लेकिन चैट जीपीटी हर एक चीज़ सॉल्व नहीं कर पाता। और ढेर सारे यूज केसेस ऐसे हैं जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे बेस करते हैं, और चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई का फोकस है। वो सिर्फ जनरेट करके
वो प्रिडिक्ट कर सकता है, वो आपको एक एक्चुअल रियलिटी के बेस पे जवाब नहीं देता, वो गेस करता है कि अगला मेरा जवाब क्या होगा। तो अगर आपको ज़्यादा एक रियलिटी बेस पे जवाब चाहिए तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे ही जाना पड़ना है। आई फील लाइक आपको जो कंफ्यूजन आ रही है वो आपको बेसिक्स, आई वुड एडवाइस, अगर आप थोड़ा सा देखें बेसिक्स पे कि मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई में क्या फ़र्क है, क्योंकि मशीन लर्निंग का फोकस कुछ और है और जनरेटिव एआई का फोकस कुछ और है। और जो यूज़ केसेस आप देख रहे हैं वो आई एग्री कि इस वक्त चैट जीपीटी बहुत एडवांस है, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के यूज़ केसेस पे आपको शायद लग रहा है कि एडवांस है। और मैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के यूज़ केसेस की बात करता हूँ तो हमारे, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको डिफरेंट यूज़ केसेस बताए हैं, ये चैट जीपीटी से नहीं हो सकते थे, GPT-4 से नहीं हो सकते थे, तो हमें ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से ही थ्रू करना पड़ा हमें। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। आई फील लाइक और कोई सवाल नहीं आ रहे, तो शुड वी गिव दिस ओवर टू आई फॉर गुरु? सर एक लास्ट क्वेश्चन भी मेरे माइंड, कल इट वाज यस्टरडे, जी तो जी। आई वाज स्टडीइंग ए बुक। उसमें एक फिर डिबेट शुरू हो गई कि हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं यूजिंग पाईटॉर्च एंड टेंसरफ्लो। तो एक डिबेट हाँ हो गई थी कि मतलब इट इज ऑब्जर्व दैट कि PyTorch is used most oftenly by training the LLMs। तो इसकी क्या रीजन है PyTorch को यूज करने की? और TensorFlow इज वेरी फेमस वो बाय द गूगल। तो वो मतलब यू कैन टेल अस के हाउ वी कैन क्लैरिफाई कि नहीं, वो देखिए एज अ प्रोग्रामर आपको वही देखना है कि वो इनिशियली जब आप शुरू करते हैं डेवलपमेंट में तो आपने वही देखना है कि कौन सी लाइब्रेरी कैन हेल्प यू। और सॉरी सॉरी, इससे भी पहले अगर आपने इनिशियल शुरू करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो कौन सी हैं, और आप वहाँ से शुरू करते हैं। पाइट और ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। टेंसर फ्लो गूगल ने बनाई हुई है, टेंसर फ्लो भी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप करना शुरू हो जाते हैं फिर आपके यूज़ केसेस के हिसाब से आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आपको टेंसर फ्लो ही यूज़ करनी चाहिए या आपको पाइटॉर्च यूज़ करनी चाहिए। अब फॉर दिस स्पेसिफिक केस टेंसर फ्लो इसलिए भी ज़्यादा फेमस नहीं हुई क्योंकि वो गूगल का अपने जो AI चिप्स थी वो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन है। वो उस पे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। आप यू कैन यूज़ इट ऑन अदर एरियाज टू, लेकिन वो स्पेसिफिकली वो अपने हार्डवेयर के साथ लिंक करना चाह रहे थे। आपको एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एनवीडिया का आप लोगों ने सुना होगा। एनवीडिया इस वक्त काफ़ी डोमिनेंट है AI रेस में। उनके GPUs भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पर वन ऑफ द रीजन देर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इज कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफर करते हैं, उसका नाम है क्यूडा। अब क्यूडा जो है वो कोई और कंपनी नहीं ऑफर करती, AMD के पास भी नहीं है अपना, किसी और चिप कंपनी के पास भी नहीं है, तो एनवीडिया ने अपनी लीड ली हुई है। गूगल ने भी इस तरह की ऑफर की कोशिश की थी टेंसर फ्लो के थ्रू कि टेंसर फ्लो और अपने चिप्स, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पाईटॉर्च इज ओपनली अवेलेबल, वो एक लाइब्रेरी है जो कि यूज हो सकती है किसी भी चीज़ के लिए। तो आई मीन मैं अब मैंने इतना पाईटॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, मैंने ज़्यादा दूसरी जो लाइब्रेरीज हैं वो यूज़ की हुई हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा फीडबैक दे सकता हूँ। ओके, चैट पे एक दो सवाल आए हैं रिगार्डिंग NetSol टेक्नोलॉजीज। सो जो सवाल ही बेसिकली ये है कि if you should develop their own skills जो existing technologies के, और develop your skills in AI। देखिए आई वुड से कि मैंने अपना भी डेवलपमेंट इससे ही शुरू की थी कि खुद ही पढ़ के AI के ऊपर मैंने अपनी डेवलपमेंट की थी। और इस वक्त हम लोग इतने ज़्यादा नॉइज से गुजर रहे हैं, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जो क्रिप्टो करेंसी कुछ अर्से पहले थी कि हर बंदा बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा होता था। इस वक्त हर बंदा AI के बारे में बात कर रहा है। तो
जब इतनी नॉइज हो तो इट्स एक्चुअली यूजफुल कि आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लें और अपने आप को एजुकेट कर लें। तो मैं तो कहूँगा कि ज़रूर एजुकेट करें अपने आप को। और अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी चाहिए एआई में। आपको बी ग्रेट अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिल जाए एज एन एआई डेवलपर, तो वहाँ पे यू कैन लर्न मोर। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो कुछ अपने तौर पे लर्न करने की कोशिश करें। और जुल्फ़िकार साहब जो बात कर रहे थे चैट जीपीटी की, इसका मतलब उन लोगों ने चैट जीपीटी इतनी इस्तेमाल की है कि ही सीज दिस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। तो अगर आप इतना ही कर सकते हैं कि आप एक चैटबॉट यूज़ कर लें और आप उसको एनालाइज करें कि वो आपको ये कितना पावरफुल है, तो आपका जो एज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा उन लोगों के निस्बत जिन लोगों ने चैटबॉट भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस यूज़ नहीं की, एंड दे आर ऑन द साइड। आप लोगों को ये एडवांटेज है कि आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप लोग ये जो हमारी मीटिंग हो रही है ये अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई ना कोई चैटबॉट यूज़ किया हुआ है। दिस ऑलरेडी मेक्स यू 10% मोर वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू एवरीवन एल्स। तो टूल्स इस्तेमाल करें, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं। एआई के बारे में अगर आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, लो लेवल पे कुछ सीखने की कोशिश करें, सॉरी हाई लेवल पे कुछ सीखने की कोशिश करें, फिर लो लेवल लाइक प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग इफ यू हैव द पॉसिबिलिटीज ज़रूर सीखें। क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट एआई में हो रही है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और अभी तक ये जो बूम चल रहा है ये भी स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप नहीं हुआ। हो सकता है इसमें क्रैश आए लेकिन इट विल रिवाइव अगेन। यस सर, चैट में एक क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज सजेस्ट सम प्रैक्टिकल यूज केसेस वेयर आई कैन एम्प्लॉय एआई स्किल्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड। जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस हैं। um, um, एक स्टार्टअप नॉर्वे में बेस्ड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, और उन लोगों ने अपना एक एआई टूल बनाया हुआ है जो बेसिकली उनको डिफरेंट डिज़ाइंस लेके उनको प्रिडिक्ट करता है कि अगला डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। उसमें वो इमेज एआई बेस्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हार्डवेयर पे काम नहीं कर रहे, वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे जो कैड डायग्राम्स वगैरह होती हैं वो उसमें उनको ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप उस साइड पे अगर देखें कि आपको डिज़ाइन पे किस तरह हेल्प हो सकती है, नॉट ऑन द हार्डवेयर साइड बट ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। जी अली रजा, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एआई से साइड पे। हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले देखा था कि क्लासिकल कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग जो आपने स्लाइड दिखाई थी, और उसके बाद हमने ये देखा था कि यू आर यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो मुझे एक कन्फ्यूजन सर ये है कि हाउ इज़ दैट कि क्लासिकल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच में ये जो डेटा है, मतलब आप जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे वो कैसे इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रही थी, क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंसेस आपने बताया थी कि एक में बिट्स फ्लिप होती हैं, दूसरे में सुपरपोजिशन है। तो क्या आप कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स लेके आप क्लासिकल कंप्यूटिंग में पास कर रहे थे, या फिर क्लासिकल कंप्यूटिंग मतलब ये इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत अगर आप डिस्क्राइब कर दें कि कैसे हो रहा था कि दो डिफरेंट मॉडल्स जो है आपस में परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और बड़ा डेवलपर ओरिएंटेड सवाल है। आई ट्राई टू आंसर इट। आई डोंट नो अगर मैं इसका इतना जवाब दे पाऊंगा। um, um, जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है इसको आपको कंसिडर करना है लाइक अ सुपर कंप्यूटर। आई गेस आपके पास ज़्यादा नॉलेज है इस एरिया की, तो आप यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो इट। तो जो आप सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आप उसको कंटिन्यूस प्रोसेसिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते, आप उस पर वन ऑपरेशन करते हैं और फिर जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है देन यू ट्रांसफर द लोड बैक टू क्लासिकल कंप्यूटिंग। तो हम लोगों ने हाइब्रिड मोड में काम किया था। हमारी एप्लीकेशन क्लासिकल में काम कर रही थी, लेकिन जब हम लोग पूरे एल्गोरिदम में उसको प्रिडिक्ट करते थे या उसको चेक करते थे, तो वो जो एआई एल्गोरिदम था वो क्वांटम पे काम कर रहा था। तो एवरी टाइम जो क्लासिकल मशीन उसको एक्सेस करती थी वो क्वांटम मशीन को एक्सेस करती थी। तो हमें सुपर पोजिशन का वो प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर रहे थे कि एआई एल्गोरिदम क्लासिकल पे भी है और क्वांटम पे भी है।
हमारी एप्लीकेशन क्लासिकल पे थी और वो क्वांटम को यूज करी थी सिर्फ वैल्यू एक्सेस करने के लिए। थैंक यू सर, बिल्कुल ये क्लियर कर दिया इसने मेरा डाउट। जी सर, हम आधा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल ये है कि अभी मैकेनिकल इंजीनियर ने सवाल आपसे पूछा, तो मेरा सवाल ये है कि मैं किस तरह एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर वैसे तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे नजर आता है कि किस तरह एआई को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपनी फील्ड के अंदर, और खास तौर पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है एआई? ये जनाब आपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात की है। जी जी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एआई में, और वहाँ पे इसलिए काम हो रहा है एआई में कि वहाँ पे रोबोटिक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, रोबोट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब दो कंपनीज को मैं जानता हूँ जो इसमें काम कर रही हैं। एक कंपनी जो है वो हैवी मशीनरी में काम कर रही है, जिसमें पोर्ट पे जितना सामान आता है वहाँ पे ज़्यादातर लोग छोटे मोटे क्रेन्स के थ्रू सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने एआई बेस्ड क्रेन लेके आए हैं जो ऑटोमेटिकली सामान को उठाते हैं, सामान को लोड करते हैं, और उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि टाइम सेव होता है, 24/7 काम हो रहा होता है, एक्सीडेंट कम होते हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। दूसरा काम ये होता है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कि ट्रेन के ट्रैक्स की अगर आप बात करें तो ट्रेन के ट्रैक्स किसी जगह पे टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उन लोगों ने एक छोटा सा रोबोट बनाया जो कि खुद एक मिनी ट्रेन है, आगे उसे कैमरास लगा दिए और वो रोल करता हुआ जाता है पूरी ट्रेन के ऊपर, ट्रैक के ऊपर, और वो सारा मॉनिटर करता रहता है कहाँ पे ट्रैक में इश्यूज आ रहे हैं, और वो रिपोर्ट बैक करता है, फिर जाकर उसकी मेंटेनेंस होती है। तो फिर एक और कंपनी है जो बेसिकली उन लोगों ने छोटे मोटे रोबोट्स बनाए हुए हैं। वो ये करते हैं कि वो हैवी लोड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। वो 4 रोबोट्स जाते हैं जाके जो जो, जो प्रीवियसली आप छोटी गाड़ी लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो स्मॉल डिस्टेंसेज में कंपनी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो यूज होते हैं। तो यहाँ पर तो टन्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं। ओके सर। यू वेलकम। जी एडमिन। व्हाट डू यू रेकमेंड? तो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर जफर है। जी तो वालेकुम हम यहाँ सिलिकॉन वैली से आईकोड ग्रुप को मैनेज करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने टॉक दी। मैंने भी काफ़ी सारी नई चीज़ें इससे सीखी जो लेटेस्ट चीज़ों में यूज़ हो रहा है स्पेशली। तो मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो साथी पूछ रहे हैं ना कि डिफरेंट डोमेन्स में आई का क्या यूज़ केस है, तो अभी यूएस में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम की तमाम जो पीएचडीज आ रही हैं वो पीएचडी है ही इस चीज पे कि यूज इन अ डोमेन एक्स ऑफ एआई। मसलन अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, आपको एआई आती है, तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है पीएचडी पोजीशंस के लिए। अगर आपको मैकेनिकल है, एआई आती है, तो बहुत डिमांड है, वरना कोई डिमांड नहीं है। से इवन फॉर बायोलॉजी दे आर आस्किंग कि आपको डाटा एनालिसिस आता हो और एआई आती हो, तो देन हम आपके लिए साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभी शिफ्ट है जो हम रिसेंटली देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो रिसर्च फंडिंग है वो मोस्टली यूज ऑफ एआई इन डिफरेंट डोमेन्स आ रही है। जफर साहब, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नाइस कमेंट्स का। और मैं आपकी पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, और ये बड़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है कि प्रोग्रामर्स आ रहे हैं, वो एआई में काम कर रहे हैं, दैट्स गुड, पर उनके पास बिजनेस जो नॉलेज है रेलिवेंट फील्ड का वो इतना नहीं होता। अगर आपके पास केमिकल इंजीनियर्स आ रहे हैं, मैकेनिकल आ रहे हैं, आपके पास डॉक्टर्स आ रहे हैं जो एआई सीख रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम लोगों ने जिन प्रोफेसर के साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ,
वो उनमें से तकरीबन आधे फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं और बाकी सारे मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। वो सारे एआई के ऊपर पीएचडीज कर रहे हैं और वो हेल्थ, फॉर एग्जांपल हेल्थ में वो लोग काम कर रहे हैं कि हाउ टू सी कि हेल्थ में हम लोग एआई किस इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो फिजिक्स वाले उनमें से आधे क्वांटम में काम कर रहे हैं और बाकी सारे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में गए हुए हैं। तो जो पीएचडी ज्यादा हैं वो प्योर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के इतने नहीं आ रहे जितने ज्यादा नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, वी हैव 20 मिनट्स मोर ऑफ आवर स्केड्यूल टाइम। किसी को लास्ट क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। Assalamu alaikum, sir. I would like to ask a question. वालेकुम जी, श्योर। Sir, thank you very much for such a nice explanation. बहुत दिनों बाद इस तरह की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें सुनने को मिली। मेरा थीसिस का टॉपिक असल में व्हीकल राउटिंग पे था, जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर मॉडल को इस्तेमाल करते हुए और डीप लर्निंग को इस्तेमाल करके व्हीकल के राउट्स किए थे, जिसमें मेरा काम ये था कि मैं उसमें गूगल से डाटा उठाया था, कोऑर्डिनेट्स उठाए थे, डिस्टेंस उठाया था और उसकी बेसिस पे प्रिडिक्ट करते थे कि कौन सा रूट ऑप्टिमल रहेगा। अब ये मैंने रिसर्च करके तो रखा हुआ है वो काम, लेकिन क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? क्या मैं इसको कमर्शलाइज कर सकती हूँ या इसकी बेसिस पे मैं कोई स्टार्टअप डेवलप कर सकती हूँ? आप कुछ सजेस्ट करेंगे मुझे इस सिलसिले में? आपने बोला कि ट्रांसफॉर्मर जो मॉडल है वो यूज किया हुआ है, तो बेसिकली एलएलएम्स जी पे जी। आप काम किया हुआ है। डेटा नहीं सर, कौन? अटेंशन बेस्ड मॉडल था, सिंपल इनकोडर डिकोडर बेस्ड ट्रांसफार्मर मॉडल था, आई सी, आई सी। तो उस पे मैंने काम सॉरी, किया हुआ, एलएलएम नहीं थे। नहीं, आई एम सॉरी, सॉरी, मैंने कंफ्यूज किया आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंटेशन। ठीक। देखें, ये जो ट्रांसपोर्ट में है कि प्रिडिक्शन करना और देखना, इसमें काफी ज्यादा काम हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा स्पेस अभी भी अवेलेबल है। तो आपने जितना भी ये रिसर्च की है, ये रिसर्च ज़ाया नहीं होगी आपकी, पर आप 2-3 एरियाज में फोकस कर सकती हैं। या तो आप इसको प्रॉपर रिसर्च पे फोकस करें, पेपर लिखने की कोशिश करें और उस पेपर को किसी आप रिसर्च जो जर्नल होता है उसमें पब्लिश करने की कोशिश करें। एक तो राउट आपके लिए ये हो सकता है। दूसरा राउट नो डाउट अवेलेबल है कि अगर आप इसमें स्टार्टअप में करना चाह रही हैं या आप इसको यूज करना चाह रही हैं, कोई कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करे। कंपनी रिसर्च को बाय नहीं करती। अगर आप खुद उस पर स्टार्टअप करना चाह रही हैं तो गुड, लेकिन ये एक चीज जो आप प्रिडिक्ट करना चाह रही हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। तो आपको इसके अराउंड काफी ज्यादा सॉल्यूशंस ऑफर करनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव। या ओके, थैंक यू सर। जब मैं बेसिकली रिसर्च इस पे पेपर पब्लिश कर चुकी हूँ, कुछ कर रही हूँ, कुछ प्रोसेस पे है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने डीप आरएल पे काम किया है इसमें, तो इसमें साथ साथ और भी मॉडल्स थे जितने मैंने अभी जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशन अवेलेबल है उसमें ज़्यादातर एवोल्यूशनरी जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम है या इस तरह के एल्गोरिथम है, उस पे लोगों ने डिज़ाइन किया। तो आपका भी जो मॉडल है बैक एंड पे, आप लोग क्या हम एवोल्यूशनरी लोग एल्गोरिथम्स पे ज़्यादातर काम करते हैं नहीं, या आपका शॉर्टेस्ट? आई थिंक आपका काम जो है वो काफी ज्यादा आपने रिसर्च किया। हम लोग तो बड़े बेसिक लेवल पे रिग्रेशन जो मॉडल था वो यूज किया हुआ हमने। अच्छा, ये अम, अच्छा, ठीक है सर, आई गॉट लेकिन दैट पॉइंट। आपने, यानी अगर या आई थिंक आपने काफी ज्यादा इस पे रिसर्च की हुई है। आई एम वेरी इम्प्रेस कि आपने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ है। दिस इज नॉट एन इजी थिंग, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। लेकिन अगर आपने इतनी रिसर्च की हुई है तो हो सकता है इसमें कोई आईपी वैल्यू हो। तो आप जरूर एक्सप्लोर करें कि आपके जो सोल्यूशन है वो बाकियों के मुकाबले में क्यों ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस कि आप एग्जिस्टिंग पेपर्स को पढ़ें और देखें कि आप में क्या स्पेशल बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
जी स्टूडेंट्स, एनी लास्ट क्वेश्चन किसी का? सर मैं ऐड करूंगा तो मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। सर मैं भी डॉक्टर जफर के साथ होता हूँ। हम आई कोड गुरु के मैनेजमेंट में हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका प्रोफाइल माशाल्लाह बड़ा इम्प्रेसिव है। इस यंग एज में आपने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। मैं देख रहा था आपने पढ़ाया भी हुआ है। यू हैड बीन इन एकेडेमिया ऑल्सो, फिर आपकी स्टार्टअप्स हैं, फिर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इट वाज अ वेरी इम्प्रेसिव टॉक। तो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू आवर स्टूडेंट्स। ये हमारे स्टूडेंट्स आपसे इन्होंने सीखा भी है। आपको देख के ये मोटिवेट भी होंगे इंशाल्लाह, और आपसे ये गाइडेंस लेते भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ऐड करें सर उमैर को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में। और आगे भी अगर आपको उनसे गाइडेंस चाहिए तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें आप। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लेक्चर था, हमने भी सीखा। हम तो पीएचडी हैं और बड़ा अच्छा हो गया हमें इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन इसके बावजूद योर लेक्चर वाज रियली, योर प्रेजेंटेशन वाज रियली गुड। हमने भी बहुत चीज़ें सीखी। तो थैंक यू फॉर योर टाइम सर। रिजवान साहब, थैंक यू सो मच। आई नो हु यू आर। तो आपको तो मैं फॉलो भी करता हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करते आप कोई, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द नाइस थिंग्स। आई कोड गुरु का मैंने काफी साल पहले सुना था। देन I thought this was a great initiative. So all of you who are doing iCode Guru is an amazing work. And I feel like this is how because हम लोग भी जब ग्रेजुएट करके निकले थे, हमें भी चीज़ों का नहीं पता था। And it's important to get this kind of advice कहीं से मिले जो हम आगे से पास ऑन करें। Before we sign off, I see जुल्फिकार साहब के पास कुछ सवाल हैं, वो करना चाह रहे हैं। जुल्फिकार साहब, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एलएलएम को हम फाइन ट्यून करते हैं, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो बीइंग पाकिस्तानी वी डोंट हैव सच ह्यूज काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो आपकी क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए इसके साथ? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जुल्फिकार साहब। मैं आपको मैंने जो स्लाइड नहीं दिखाई, आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो अगर आप बड़ी कंपनीज को देखें जिन लोगों ने GPT 3.5 रिलीज किया, GPT 3.5 ट्रेन करने के लिए 4 से 12 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आई। लामा 2 रिलीज हुआ फेसबुक की तरफ से, उसको ट्रेन करने के लिए 20 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आई। GPT 4 रिलीज हुआ जिसके लिए कॉस्ट करने के लिए 100 मिलियन डॉलर प्लस ज्यादा पैसे लगे। GPT 5 1 बिलियन के अगेंस्ट एस्टिमेट आ रहा है। तो बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ स्टूडेंट, यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप मॉडल को बेस मॉडल स्क्रैच करें, आप कर ही नहीं सकते। तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कैन थिंक अबाउट इट, उन्हें कुछ फ्री क्रेडिट्स मिल सकते हैं। हम लोगों ने फाइन ट्यूनिंग अप्रोच भी किया, बिकॉज हमें कहा कि हम लोग ओपन सोर्स मॉडल उठाएंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे आइदर लामा आर्किटेक्चर पे या मिस्ट्राल आर्किटेक्चर पे, और फिर उसी को हम लोग फाइन ट्यून करते रहेंगे डिफरेंट अपने यूज केसेस के लिए। जो पहला हम लोगों ने फाइन ट्यून किया, हमारी जो कॉस्ट आई थी वो $2000 की आई थी। सेकेंड टाइम जो कॉस्ट आई थी वो $500 आई थी, बिकॉज दैट्स लाइक फॉर स्पेसिफिक क्लाइंट हम लोगों ने यूज किया। अब आपका सवाल कि ये जो रिसोर्सेज हैं कहाँ से आए। अब हमारे पास अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई है कि हम लोग एक जो एआई क्रेज में बैठे हुए हैं, एआई बूम चल रहा है और काफी कंपनीज हैं, क्लाउड कंपनीज पैसा कमा रही हैं, ये सारे कंपनीज पैसा वापस लगा भी रही हैं। तो अगर आपके पास आप कहते हैं कि मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, स्टार्टअप बना रहा हूँ, पाकिस्तान में बेस है, और आप अमेजोन पे रजिस्टर करते हैं अपना स्टार्टअप, या आप एनवीडिया के पास जाते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के पास जाते हैं, गूगल के पास जाते हैं, उनके सारों के स्टार्टअप के प्रोग्राम्स हैं। हर कंपनी आपको $200,000 इन क्लाउड क्रेडिट्स फॉर फ्री देगी एआई कंपनीज के लिए। तो अभी हमारी कंपनी के पास कोई $500,000 के क्लाउड क्रेडिट्स पड़े हुए हैं जो हम डिफरेंट एआई प्रोजेक्ट्स पे यूज करते हैं, और वो सारे हम लोग फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं। हम लोग सारी ट्रेनिंग उस पर करते हैं। अब होता यह है कि जब आप शुरू करते हो ना, तो आपको क्लाउड कंपनी जिस तरह के फ्री क्रेडिट्स दे देंगी और आप काम करना शुरू कर दोगे। फिर आपने एक मॉडल लॉन्च किया, दूसरा मॉडल लॉन्च किया, कुछ कंपनीज को पता चल जाएगा आपको कि आप लोग ये काम कर रहे हो, एंड देन यू ऑल्सो रीच आउट टू देम, और आप खुद जाके बात करो, हगिंग फेस से बात करो, एनवीडिया से बात करो, एचपी से बात करो। हम लोगों ने इन तमाम से बात की,
तो उनमें से HP कंपनी हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री हार्डवेयर देते हैं, आप हार्डवेयर रखें अपने पास, लोन देंगे हम आपको, आप अपने पास रखें, आप जो करना चाह रहे हैं करें इनसे। उसका बड़ा फायदा हुआ, वो हमारे पास घर में पड़ा होता था हार्डवेयर, उसके ऊपर 3 बड़े पावरफुल GPUs लगे हुए थे और हम उनको यूज करते थे ट्रेनिंग के लिए। 6 महीने के लिए हमने रखा, हमने कोई 5 मॉडल उससे ट्रेन किए, रिलीज किए कमर्शियली, और हम लोग उनको यूज कर रहे हैं। अब वो मॉडल हमने वापस कर दिया, वो कंप्यूटर। वो तो एक लॉन्ग टर्म की बात है, बट अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्लाउड कंपनीज के पास जाएं। उनके पास इस वक्त काफ़ी फ्री क्रेडिट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। $2000 तो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते ही हैं फॉर फ्री। लेकिन अगर आप अपनी एक AI कंपनी बना लें तो वो आपको अप टू $200,000 फॉर 1 ईयर देंगे, और वो यूज़ करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच, इट इज अ ग्रेट न्यूज़ सर। आजकल अगर आप AI स्टार्टअप बना लो तो अगर पैसे ना भी रेस करो, आपको कितने ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर रिसोर्सेज भी ना यूज़ करो, आप एक AI स्टार्टअप बना लो, तो आपको, आई फील लाइक वी आर, इस चीज़ का फ़ायदा बड़ा है कि हम लोग एक AI बूम में हैं, कि अगर आप थोड़ा कुछ भी सीख लो, आपकी पर्सनल प्रोफाइल बड़ी डेवलप हो सकती है, आप लोग कनेक्शन बड़े अच्छे बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, ओपन सोर्स AI कंपनीज के साथ आप लोग एसोसिएट हो जाओ। उनको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। अगर आप उनको लिए थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो तो आपकी बड़ी अच्छी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी, एंड देन यू विल लर्न कि सारा के सारा सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच, यू थैंक यू सो वेलकम। मच। और सर मैंने आपको लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट भेजा हुआ है 2-3 दिन से, प्लीज उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लें। सही। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। हमने आपसे आज बहुत कुछ सीखा। अगर यू किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। हमारे साथ सर जफर और सर रिजवान भी हैं। अगर किसी को कैरियर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो गाइस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी सर उमैर, थैंक्स अ लॉट। तो विल कीप ऑन सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम यू, हमारे स्टूडेंट्स भी आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। तो सर, थैंक यू सो थैंक्स अ मच फॉर लॉट। हैविंग मी। बहुत शुक्रिया मुझे आने का। आई वेलकम रियली सर। एंजॉयड इट। आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने काफ़ी लोगों को बताया आप लोगों के इनिशिएटिव का, तो पीपल वर वेरी इम्प्रेस कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा काम कर रही है। सो आई पर्सनली वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, मैं और सर रिजवान भी दे रहा हूँ। चलिए जी, कैन आई, या यू थिंक आई शुड गो और? जी सर, प्लीज सर। ऑलराइट। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह सर, हाफिज थैंक सर। यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू ओपन योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। जी स्टूडेंट्स देखें, कुछ चीज़ें सर अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जब इंटरनेशनल लोग बात करते हैं तो एक बात याद रखें कि वो ये परी रिक्विजिट है, ये अंडरस्टूड है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है। तो किसी साथी को अगर लीड कोड नहीं आता तो एआई से बहुत पहले लीड कोड करना चाहिए, वरना आप एआई के टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे। और कोडिंग से भी पहले आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये भी इम्प्लाइड है, ये
प्रीरेक्विजिट है और लोग समझते हैं कि